बच्चे, पाठक केमिस्ट्री कॉलेज में तुम्हारा स्वागत है। आज मैं उन बच्चों के लिए ये क्लास दे रहा हूँ जो बच्चे 10th से 11th में आए हैं। बच्चों, तुमने 10th में साइंस की बहुत सारी बातें पढ़ी होंगी, पर वहाँ पे तुम्हारा एक कंबाइंड साइंस था जिसमें फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री भी थी और बायोलॉजी भी था। अब 11th में ये सब्जेक्ट्स तुम्हें अलग अलग मिलेंगे। मैथ है, मैथ मिलेगा, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री मिलेगा, फिजिक्स है, फिजिक्स मिलेगा, बायो है, बायो मिलेगा। और तुम्हें उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है तो ये समझ लो कि केमिस्ट्री का अब यहाँ से तुम्हारा जो सीखा हुआ है उससे आगे सीखना है और उसमें और बढ़ोतरी करनी है। जो तुम्हारा फाउंडेशन है उसको और मजबूत बनाना है। तुम पीछे से कुछ जान के आ चुके हो और अब हम नई दिशा में चल रहे हैं, तो हम नई दिशा में क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पहला चैप्टर है 11th के केमिस्ट्री का, वो यह है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की मौलिक बातें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जैसे बिना भोजन का तुम 10 कदम भी नहीं चल सकते, अगर एनर्जी नहीं है तो नहीं चल पाओगे। तो वैसे ही, क्योंकि वो तुम्हारा मौलिक आवश्यकता है शरीर का, अगर वो मौलिक आवश्यकता तुम पूरी नहीं करोगे तो तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं देगा। वैसे ही अब केमिस्ट्री अगर तुम पढ़ोगे तो उसकी मौलिक बातों को तुम जान लो। अगर तुम मौलिक बातों को जान लोगे तो तुम्हें आगे समझने में अधिक सहूलियत होगी और तुम उसमें बहुत अच्छे मार्क्स ले सकोगे। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम हमारे साथ अभी से 11th से केमिस्ट्री का ऑनलाइन क्लास लेना शुरू करो। अगर तुम्हें सीधी क्लास लेनी है, ऑफलाइन क्लास लेनी है, तो हमारा दिल्ली में भी ब्रांच है और मधुबनी में भी ब्रांच है। हम तुम्हें वहाँ ऑफलाइन क्लास भी प्रोवाइड कराते हैं। ऑनलाइन क्लास तुम्हें मिलती रहेगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो हम टाइम टू टाइम तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे कि तुम इस डेट में इस चैप्टर के लिए हमें ऑनलाइन संपर्क करो। हम तुम्हारे प्रॉब्लम्स को दूर करते रहेंगे, पर तुम हमारे साथ 11th से ही जुड़ जाओ। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि अगर तुम हमारे से जुड़ोगे, हमारे मुताबिक चलोगे, तो मोर देन 95% मार्क्स तुम्हें मिलेंगे CBSE या किसी भी स्टेट्स के बोर्ड में। क्योंकि मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया है उन्होंने above 95 मार्क्स ही लिए हैं। इसीलिए तुम चिंता मत करना, केवल हमारे साथ जुड़ने की ज़रूरत है। अब हम अपने मौलिक बातों पे आते हैं। हमारा आज का जो क्लास है वो यह है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की बात तो हम करेंगे, तो पहले हम केमिस्ट्री की परिभाषा जान लेते हैं, डिफिनीशन जान लेते हैं। तो केमिस्ट्री का डिफिनीशन ये है कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। दोबारा से सुन लो। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में तुम किन किन बातों के बारे में जानोगे, तो सबसे पहला है प्रिपरेशन, कि कोई सामान कैसे बनेगा। बिना केमिकल प्रोसेस का कोई नहीं बनता। कोई भी मटेरियल जब ट्रांसफॉर्म होगा तो फिजिकल चेंजेस को छोड़ के अगर वो केमिकल चेंज है तो उसमें केमिकल रिएक्शन ज़रूर इन्वॉल्व होगा और जिस तरीके से वो बनेगा उसको हम बोलेंगे प्रिपरेशन। किसी भी मटेरियल का प्रिपरेशन। जैसे
तुम शुगर केन से चीनी बनाते हो तो वो एक लंबा प्रोसेस है, वो ऐसे नहीं बन जाता सीधे चीनी, हुआ ना, केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व हो गया ना। तुम कोई धागा बनाते हो पॉलीमर वाला, तो कैसे वो पॉलीमर, जैसे एसिटिलीन है या स्टाइरीन है या अन्य मटेरियल्स हैं जिससे हम उसको पॉलीमराइज करा के उसको कैसे बनाएंगे, ये एक प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए केमिकल प्रोसेस जब भी होगा तो इन्वॉल्व होगा उसमें केमिस्ट्री, और प्रिपरेशन जब भी होगा किसी भी सब्सटेंस का तो उसमें केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। इसीलिए हमने जब डेफिनीशन स्टार्ट किया तो कहा कि प्रिपरेशन, दूसरा हम जो सब्सटेंस बनाएंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, क्योंकि हम बना के सीधे तो पब्लिक को सप्लाई नहीं कर देंगे या खुद यूज नहीं कर देंगे, क्या पता वो पॉइजन हो, क्या पता वो हार्मफुल हो। इस अभी जैसे कोरोना वैक्सीन बन रहा है मार्केट में, अब तक क्यों नहीं आया, क्योंकि उसको कम्प्लीटली टेस्ट किया जाएगा, ह्यूमन से पहले किसी एनिमल पे उसको टेस्ट किया जाएगा, फिर ह्यूमन पे ट्रायल किया जाएगा, और जब वो 100% प्रूफ पाया जाएगा उसके बाद उसको यूज में लाया जाएगा। तो इसीलिए प्रिपरेशन के बाद उसके प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं कि वो आगे क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप उस सब्सटेंस का क्या होगा। तो दैट इज प्रॉपर्टीज। अब हमारी एक जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है कि आखिर इसमें ये प्रॉपर्टी क्या है, इसमें ये प्रॉपर्टी क्यों है, ऐसा इसमें ही क्यों होता है, कोई ना कोई कारण तो होगा। तो ये सारा उसके स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। इसीलिए हम इसमें बात करते हैं कि प्रिपेयर करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे, और उसके प्रॉपर्टीज़ के कारण को हम उसके स्ट्रक्चर से जानेंगे। जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, शुगर है, सारे मीठे हैं, लेकिन सबके स्ट्रक्चर में फ़र्क है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में फ्रुक्टोज ज़्यादा मीठा है, स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस है। ग्लूकोज है उससे थोड़ा कम मीठा है। चीनी है, वो दोनों का कंबाइंड फॉर्म है, वो मीठा है, लेकिन फ्रुक्टोज इतना मीठा नहीं है। तो ये सब क्यों होता है? ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से होता है। इसीलिए हमने बात करी स्ट्रक्चर की। एंड रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, अब वो जो सब्सटेंस बना उसका रिएक्शंस दूसरे के साथ कैसे होगा, क्या होगा। जैसे सपोज कर लो कि तुमने एक मोम का ऑब्जेक्ट बना दिया और उसको सन रेज में रख दिया, या ऐसी जगह रख दिया जहाँ गर्मी मिल रही है, तो ऑब्जेक्ट थोड़े दिनों में पिघल जाएगा। सपोज कर लो कि ठंड में तुमने मक्खन से एक अच्छा ऑब्जेक्ट बना दिया, अच्छा आर्ट क्रिएट कर दिया, लेकिन जैसे ही गर्मी आएगी वो पिघल जाएगी, क्योंकि उस टेम्परेचर पे वो स्टैंड नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ों को तुम्हें जानना होता है। इसलिए केमिस्ट्री को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ये दो तुम्हारा केमिस्ट्री का डिफिनीशन हो गया। मैं समझता हूँ तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब मॉडर्न केमिस्ट्री जो है वो 18th सेंचुरी में स्टार्ट होता है। जॉन डाल्टन से मॉडर्न केमिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है। तो क्या इससे पहले केमिस्ट्री थी ही नहीं? लोग जी नहीं रहे थे, वो दवाई नहीं खा रहे थे, वो कपड़ा नहीं पहन रहे थे, उनके मकान नहीं थे, नहीं, ऐसा नहीं था। उससे पीछे भी ये सारे काम हो रहे थे। उनका जो मेथोडोलॉजी था, उनकी जो केमिस्ट्री थी, वो कैसी थी उसको एस्टेब्लिश करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि उनके द्वारा एडॉप्ट किए गए मेथड अगर लिखे हुए हैं तो उसको पढ़ा नहीं गया है। अगर
वैसी व्यवस्था नहीं हो पाती है तब भी वो कामयाब नहीं होगा। तो उसको हम पीछे की बात करते हैं, और मॉडर्न केमिस्ट्री से पहले हमें उसको भी जान लेना ज़रूरी है। तो वो 18th सेंचुरी में आज जो केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस है वो समझ लो कि वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि हमें ये डाइवर्सी फील्ड है। बहुत सारे फील्ड में केमिस्ट्री की ज़रूरत होती है, जैसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, फंक्शनिंग ऑफ वेदर पैटर्न। अब पहला केमिस्ट्री है तुम्हारा एनवायरमेंटल, इसको एनवायरमेंटल साइंस भी बोलते हैं। ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। इसमें तुम्हें वेदर पैटर्न पता पड़ जाता है कि कैसे बारिश होगी, गर्मी बढ़ेगी, ठंड होएगी, क्या होगा। ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट है। इससे हम वेदर पैटर्न का पता करते हैं, इसको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बोलते हैं। दूसरा हम बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, तो तुम देखते हो कि हमारा ब्रेन भी काम कर रहा होता है, हमारे बॉडी में भी डिफरेंट काइंड्स के बैक्टीरियाज बनते हैं, डिफरेंट काइंड्स के वायरस हमें अटैक कर देते हैं, हमारा बॉडी डिफरेंट काइंड्स का हार्मोन्स बनाता है। तो ये जितनी रिएक्शन, ये जितने ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो किस कैटेगरी में आएगा? फिजिकल चेंज में तो आएगा नहीं, क्योंकि तुम तो वहीं के वहीं हो, जैसे थे वैसे ही हो। केवल तुम्हारे शरीर में बीमारी आई या तुम स्वस्थ रहे, इसका मतलब इंटरनल चेंजेस जो हुआ वो क्या हुआ, दैट इज केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री का नाम हम बायोकेमिस्ट्री के नाम से देते हैं, और इसमें हम ब्रेन का फंक्शनिंग या अन्य माइक्रोबायोलॉजिकल रिएक्शन का स्टडी करते हैं। ये हुआ हमारा बायोकेमिस्ट्री। अब अगले और एक फॉर्म देख लो केमिस्ट्री का, वो है इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री। अब आज के डेट में तुम बात करते हो कि हमारे कंप्यूटर में वायरस लग गया, हमारे हार्ड डिस्क में वायरस लग गया। ये सब क्या है? ये सब एकदम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक है, जो तुम्हारे कंप्यूटर के ब्रेन को डेड कर देता है और अल्टीमेटली तुम्हारा नुकसान हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो केमिस्ट्री है, इसका मतलब कि इंस्ट्रूमेंट्स में भी हमें, कंप्यूटर में भी इसकी ज़रूरत होती है। अब साइबर अटैक होता है, क्या होता है? वो वायरल अटैक होता है। अभी सुना हमने कि ईरान ने इजराइल के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे साइबर अटैक किया था, जिससे उसका क्लोरीन का जो वाटर में परसेंटेज था वो इतना बढ़ जाता कि वहाँ के ढेर सारे लोग बीमार हो जाते। अब होना है केमिकल रिएक्शन, किया साइबर अटैक, डिफरेंस क्या होगा कि उसका जो क्लोरीन लेवल है वो बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली ये सारे काम तो इंस्ट्रूमेंटल हो रहे हैं, लेकिन वायरस के थ्रू, जिसको हम बड़े लेवल पे साइबर अटैक बोलते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री हुआ। फर्दर एक फॉर्म देखो, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। अब आज के डेट में अगर हमारे पास मैन्यूर्स ना हो, फर्टिलाइजर्स ना हो, तो याद करो, अगर तुम्हें याद नहीं तो अपने पापा से, अपने दादा से पूछना कि जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे और हमारे देश में अन्न की कमी होती थी, तो उन्होंने मुखिया व्यवस्था की थी कि आप जब खाना बनाने जाते हैं तो एक मुट्ठी चावल का या जो भी अनाज आप खाते हैं उसमें से एक मुट्ठी निकाल के रख दीजिए। तो जिस दिन आपके घर में चावल या खाने की सामग्री नहीं होगी, उस दिन वह काम आएगा। कहने का मतलब ये है कि हमें उन दिनों गेहूं का आयात अमेरिका से करना पड़ता था, यूएसए से करना पड़ता था। तो हम फूड सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, आत्मनिर्भर नहीं थे। आज हम
आत्मनिर्भर भी हैं और दूसरे को सप्लाई भी करते हैं। यह कैसे संभव हुआ? तो ये मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो यूज होते हैं, उसके वजह से आज हमारी पैदावार बढ़ गई। अभी तुम देख रहे होगे कि टिड्डी का अटैक हो गया। टिड्डी अपने आप से मरेगा? नहीं मरेगा। उसके लिए मैकेनिकल और केमिकल दोनों को ज्वाइन करके उसको मारा जाएगा। पेस्टिसाइड यूज किया जाएगा, टिड्डी को मारा जाएगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है जिस पर हमारा जीवन आधारित है। तो वो जो फर्टिलाइज़र, मैन्योर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह वगैरह आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? केमिस्ट्री से आते हैं। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर था। अब है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, पहले अपने बाप दादे से पूछना, अगर गांव में होगे तो वो एक खास किस्म की मिट्टी होती थी, उससे अपने कपड़े और शरीर को धोते थे। इससे क्या होता था कि उनके देह के जो जर्म्स थे वो भी मर जाता था और सफाई भी हो जाती थी। लेकिन आज जितना वाइट कलर कपड़ा तुम पहन पाते हो, जितना वाइट पहन पाते हो, उतना वाइट नहीं होता था। वो मटमैला होता था और मटमैला कलर ही कपड़े का हो जाता था, क्योंकि वो खास किस्म की चिकनी मिट्टी होती थी जिसका यूज़ करते थे। उसमें भी केमिकल है जिसके वजह से सफाई हो रही है, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं थी। बस अनुभव के आधार पे वो उसको यूज़ कर रहे थे। तो आज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हमारे पास एसिड है, सॉल्ट है, बेसेज हैं, अल्कलीज हैं, सॉफ्ट्स है, डिटर्जेंट्स हैं, और पता नहीं हमारे यूटिलिटी के कितने सामान बनते हैं जिसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की संज्ञा देते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का नाम देते हैं। तो ये हुआ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसमें प्रोडक्शन ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, अल्कलीज, एसिड, सॉल्ट्स, सॉफ्ट्स, डिटर्जेंट्स एक्सेट्रा। अब ये हो गया, ये था इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब तुम कपड़ा पहनते हो, कपड़े सारे लोग वाइट कपड़े तो नहीं पहनते, तुम एक से एक चमकदार चटकदार कपड़ा ढूंढते हो। ये जो चमकदार चटकदार कपड़ा होता है वो कहाँ से आता है? उसके लिए तुम डाई का प्रयोग करते हो। इसकी चर्चा हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी है। जैसे विष्णु को पीताम्बर, उनका जो अंबर है, वस्त्र है, वो पीताम्बर है, पीत है, अर्थात वहाँ पे उन्होंने टर्मरिक का किसी न किसी तरीके से यूज किया और उनका कपड़ा पीला हो गया। गाँव घर में जब इतने डाइज अवेलेबल नहीं होते थे तो लोग हल्दी का बारीक पाउडर बना के उसको पानी में डाल के, थोड़ा उसमें दूध डाल के, उससे कपड़े को पीले कलर में परिवर्तित कर देते थे और इसको पीताम्बरी कहा जाता था। ये पीताम्बरी है। आज ये केमिकल प्रोसेस से हो रहा है। तो था तब भी, लेकिन तब तरीके अलग थे, आज तरीके अलग हैं। आज के जो तरीके हैं उसमें हमें गिने चुने पौधों से मिलते थे ये कलर्स, जिसका यूज हम करते थे अलग अलग जगहों पे। आज हम पौधे से, पिगमेंट से, अर्थ से जो मिलते हैं वो तो मिलते ही हैं, हम साथ साथ सिंथेसाइज भी कर लेते हैं। तो डाइज एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसका यूज़ परमिसिबल डाई खाने में यूज होता है और कपड़े में डिफरेंट काइंड्स के डाइज होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के तुम्हारे कपड़ों के कलर होते हैं, उस पर अलग अलग टोन होते हैं। ये सब पॉसिबल किसकी वजह से है? केमिस्ट्री की वजह से है। और इस केमिस्ट्री का नाम हम डाइज के रूप में देते हैं। तो एक केमिस्ट्री का एक फॉर्म ये भी है कि ये टेक्सटाइल केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसी में तुम लेदर भी जोड़ लो, ये केमिकल इंडस्ट्री में आएगा। लेदर आज तुम्हें अच्छे मिलते हैं, उसमें कोई बदबू नहीं होती। पहले के जूते पसीने से भीगते थे, ढेर सारे बदबू मारते थे।
क्योंकि उसकी टैनिंग ठीक से नहीं हो पाती थी, इसीलिए माइक्रोबियल फॉर्मेशन फट होता था और बदबू आने शुरू हो जाते थे। तो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का पार्ट है, टैनिंग ऑफ लेदर। लेकिन वो लोगों को पता था, कब पता था वो हम आगे बताएंगे अभी। और फर्दर तो ये हो गया तुम्हारा टेक्सटाइल केमिस्ट्री या ऐसे केमिस्ट्री जिसमें तुम देख रहे हो। तो हमने टेक्सटाइल में डाइज को रखा और इससे रिलेटेड और सब्सटेंस आ जाएंगे जो तुम आगे पढ़ोगे। अगला है पॉलीमर केमिस्ट्री। पहले तुमने देखा होगा कि दो ही तरह के वस्त्र होते थे, एक होता था कॉटन का और दूसरा होता था रेशम का। रेशम का वस्त्र रेशम के कीड़े से बनाया जाता था और उलेन का उलेन वो गरेरिये लोग भेड़ से उसके बाल को काट के बनाते थे, या जो फर होता था, जिस जानवर का फर बड़ा होता था, कंटिन्यूअस होता था, उससे बनाते थे उलेन थिंग्स। रेशम का कपड़ा रेशम के कीड़े से बनता था और कॉटन बनता था। आज के डेट में तुम्हें केमिस्ट्री की वजह से, पॉलीमर्स की वजह से पता नहीं कितने ब्रांडेड, कितने टाइप्स, कितने तरीके के पॉलिस्टर, टेरिलीन और कई तरह के सिंथेटिक फाइबर्स हैं जिससे तुम्हारे कपड़े तैयार किए जाते हैं, नायलॉन। तो इस सब से तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारे कपड़े के ब्रांड्स बढ़ गए, टेक्सटाइल फाइबर का ब्रांड्स बढ़ गया और इसको हम बोलते हैं टेक्सटाइल केमिस्ट्री, जो पॉलीमर से बनता है। टेक्सटाइल केमिस्ट्री ऊपर था, उसको डाइंग करने के लिए हमने डाई बनाया, लेकिन ये जो डिफरेंट काइंड्स के फाइबर्स बने वो किससे बने? पॉलीमर्स से बने। तो इसको हम पॉलीमर केमिस्ट्री बोलते हैं। अगला है हमारा कि अभी कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में त्राही मचा रखी है। ये बीमारी सदियों तक याद किया जाएगा कि इतना एडवांस्ड साइंस, फिर भी आज करीब 5 महीने हो गए, सारे साइंटिस्ट मिलके भी इसका वैक्सीन तलाश नहीं कर पाए। कितनी बड़ी त्रासदी है, जबकि साइंस इतना डेवलप्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि एक फील्ड है और सबसे बड़ा फील्ड है और सबसे बड़ा ज़रूरी काम होता है कि पहले गांव घर में बुखार लगता था किसी को, या कहीं भी बुखार लगता था तो उसको कह दिया जाता था कि तुम उपवास करो, ताकि धीरे धीरे शरीर का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और आयुर्वेद की जो दवाएं थी वो दी जाती थी। वो जब तक कारगर होता था तब तक जाके या तो पेशेंट की मृत्यु हो जाती थी, या वो अगर बॉडी सिस्टम ठीक था तो रिकवर हो जाता था। आज के डेट में डॉक्टर तुम्हें पैरासीटामोल की गोली देता है, कुछ दूसरी दवाएं देता है और कहता है कि खाना भी खाते रहो, दवाई भी खाते रहो। 3 दिन में तुम्हारा बुखार ठीक हो जाता है, नहीं तो फिर टाइफाइड का टेस्ट कर देता है, फिर टाइफाइड की दवाई देता है, फिर तुम ठीक हो जाते हो। कहने का मतलब ये है कि आज केमिस्ट्री इतना डेवलप्ड है, इतने मेडिसिन्स हैं कि कुछ बीमारियों को छोड़ के लगभग बहुत सारी बीमारियों पे इन दवाइयों के माध्यम से हम उस पर काबू पा चुके हैं। ये जो फील्ड है केमिस्ट्री का, इसको हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। दैट इज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें ड्रग्स आता है। ये था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब तुम आगे ले लो, अगला है हमारा मेटल इंडस्ट्री। आयरन का ओर मिलेगा। तुमने सुना होगा जब तुम्हारे 10th में या 9th में तुम्हारे टीचर ने बताया होगा कि चुंबक कहाँ पाया गया। तो एक गरेरिया जूते में कील ठोक के एक पहाड़ी पे जा रहा था, तो उसके जूते बार बार चिपक जाते थे। तो वहाँ यह घटना एशिया माइनर की है और
उससे यह समझा गया ये जो पत्थर है उसका ये गुण है कि इस लोहे को पकड़ लेता है बार बार। पहले तो उसमें भ्रांति रही होगी ये पहाड़ी भुतहा है, लेकिन वहाँ पे साइंस ये था जो मैग्नेटिक स्टोन था Fe3O4 का कंडेंस्ड फॉर्म था और उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैक्सिमम होती है, तो उसको हम मैग्नेटिक स्टोन भी बोलते हैं, जिसने उसके जूते के कील को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था और ये तुम्हारे जूते में कील होने के कारण तुम चल नहीं पाते थे। अभी भी तुम लद्दाख से कश्मीर की तरफ जब जाते हो तो तुम्हारी गाड़ी एक जगह पे ड्राइवर इंजन बंद कर देता है, रोड प्लेन है, फिर भी गाड़ी अपने आप से सड़क जाती है। ये लद्दाख और कश्मीर वाला जो रोड है उसकी बात मैं बता रहा हूँ, मैं इसको देख चुका हूँ इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ। और लद्दाख आज के डेट में दुश्मन की वजह से बहुत चर्चे में है। दुश्मन दो तरफ से हमने घेर रखा है, हम अपनी बचाव करने में लगे हुए हैं। तो वो जो लद्दाख जम्मू कश्मीर वाला रोड है उसकी ये कहानी है। अब कौन सी पहाड़ी में इतना मैग्नेटिक पावर है ये तो पता नहीं, लेकिन गाड़ी खिंच जाती है। तो ये हुई दूसरी बात कि ये जो मेटल इंडस्ट्री है, ये मेटल जो इतने तुम्हें पहले शुरुआती दौर में हमारे पास कॉपर होता था, गोल्ड होता था, क्योंकि ये नेचर में फ्री फॉर्म में मिलते थे, स्वतंत्र रूप से पाए जाते थे, इसीलिए इसको बहुत पहले से पाया जाता है और लोगों के पास होता था। आज के डेट में पता नहीं कितने टाइप के मेटल और उसकी इंडस्ट्रीज हैं, कितने टाइप के ओर से उसका पहले एनालिसिस करके, उसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलेंगे, एनालिसिस करके और उस एनालिसिस के पश्चात हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो प्योर फॉर्म में हमारे पास मेटल आ जाता है। फिर हम उस मेटल्स को डिफरेंट कंपोजिशन के बेस पे, जैसे स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल, डिफरेंट काइंड्स के एलॉयज बना देते हैं। तो ये सारी चीज़ केमिस्ट्री के जिस फील्ड में डिस्कस किया जाता है उसको मेटलर्जिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। ये डिफरेंट फॉर्म्स थे केमिस्ट्री के। हमने तुम्हें केमिस्ट्री का डिफिनीशन बताया, हमने तुम्हें उसके डाइवर्सिफाइड फील्ड्स बताए। अब इसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? हम इंडियंस बड़े प्राउडली बोलते हैं कि हमने दुनिया को ज्ञान सिखाया। यह सच भी है कि हमने दुनिया को ज्ञान सिखाया। जब दुनिया में और जगह पे ज्ञान नहीं था तो हमें वो ज्ञान प्राप्त थे और हमने वो ज्ञान दुनिया में बांटा। अब यातायात की इतनी सुविधा नहीं थी, टेली कम्युनिकेशन, संचार के साधन इतने अच्छे नहीं थे, इसीलिए उस चीज़ को दूर तक जाने में बहुत समय लगता था, बहुत वक्त लगता था। लेकिन हमने ये ज्ञान बांटे हैं, चाहे वो फिलोसफिकल फॉर्म में हो या इंडस्ट्रियल फॉर्म में हो। अब इसको तुम यूँ समझ लो कि जो सीरिया है उसकी राजधानी दमिश्क है, डेमास्कस। इंडिया से, भारत के राजा लोग लोहा भेजते थे दमिश्क और वहाँ के लोग उनके लिए तलवारें तैयार किया करते थे। और वो जो तलवारें होती थी वो बड़ी मजबूत धार की होती थी, जिसे डेमेसनिंग कहा जाता था, जिसे डेमेसनिंग ऑफ स्वॉर्ड कहा जाता था, क्योंकि डेमास्कस राजधानी थी, वहाँ पे ये काज होता था, इसीलिए डेमेसनिंग ऑफ स्वॉर्ड कहा जाता था। और वो कुछ नहीं है, तलवार के आगे के हिस्से में वो इस तरीके से उसको तैयार करते थे कि उसका कार्ब्यूराइजेशन हो जाता था। अब फिर आ गई ना मेटलर्जिकल प्रोसेस, कार्ब्यूराइजेशन हो जाता था
और वो तलवार इतनी मजबूत होती थी कि दुश्मन के तलवार को कट कर देती। ये मेटलर्जिकल इंडस्ट्री था। यहाँ के लोग वहाँ जाके तलवार बनाते थे। सिल्क रूट जिसकी बात हम करते हैं, चीन के लोग उस रास्ते से सेंट्रल एशिया होके इंडिया आते थे, रेशम का व्यापार करते थे, यहाँ से एवज में मसाले ले जाते थे। अभी तुमने न्यूज़ में सुना होगा कि सारे मसाले चीन में बड़े महंगे हो गए क्योंकि इंडिया से उनका झगड़ा चल रहा है। तो ये सब होता था। किस तरह से होता था इसको इस्टेब्लिश करना इतना आसान नहीं होता। वो कैसे इस्टेब्लिश करेंगे वो अभी मैं बताता हूँ। तो अब यहाँ पे हम अपने मूल बात पे आते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, हमने बता दिया। केमिस्ट्री का डिफिनीशन क्या है वो हमने तुम्हें बता दिया। केमिस्ट्री के कितने पॉसिबल फील्ड्स हैं वो हमने बता दिया। इसमें जुड़ते ही जाएंगे, ये कम नहीं होंगे, ये हमने तुम्हें बता दिया। अब हमारा इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है कि हम इंडियंस ने, जब हमारी इतनी पुरानी सभ्यता है तो हमारा कंट्रीब्यूशन इसमें क्या है। तो इसके लिए क्या होता है तो समझो, जब हम पीछे की किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स का सहारा लेते हैं, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स का सहारा लेते हैं कि उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें मिली, उसमें क्या क्या यूज़ किए गए, वो चीज़ कहाँ लिखी गई है। तो जो चीज़ें लिखी गई हैं वो तो मैन्युस्क्रिप्ट्स में पाए जाते हैं, पांडुलिपियों में पाए जाते हैं, उसको पढ़ा जाता है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से उसको जोड़ा जाता है, फिर इस्टेब्लिश हो पाती है कि हाँ ये जो बात है यह ठीक प्रतीत होती है और ये ठीक है क्योंकि वो चीज़ आज इस वे में नहीं, इस वे में कारगर है। वे का डिफरेंस है लेकिन वो चीज़ संभव है तो उसको मान लिया जाता है। तो अब हम इसके हिस्टोरिसिटी में जाएंगे कि हम इंडियंस का क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो अब हिस्टोरिसिटी में जाएंगे तो हम कहाँ से उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। तो सबसे पुराना जो केव पेंटिंग है हमारा, पेंटिंग में क्या होता है समझो, उसमें ग्राउंड होता है। ये जैसे दीवार है, इस दीवार पे ये ग्राउंड हो गया, इस पे कुछ लेप लगा दी जाएगी, सरफेस तैयार कर लिया जाएगा, उस पे स्केच खींची जाएगी, फिर उसको पिगमेंट से भर दिया जाएगा। अगर ये वॉल पे होता है तो वॉल पेंटिंग हो गया, अगर कपड़े पे होता है तो टेक्सटाइल पेंटिंग हो गया, अगर वार्निश यूज़ किया गया तो ऑयल पेंटिंग हो गया। कहने का मतलब कि पेंटिंग में पहला जो काम होता है वो होता है ग्राउंड सपोर्ट। सपोर्ट इसको दीवार को बोलेंगे सपोर्ट। उसके ऊपर जो पहला लेयर लगेगा वो हो गया ग्राउंड। उस पर फिर दूसरे लेयर को यूज करेंगे जो पिगमेंट के लिए ठीक होगा। उस पर हम स्केच बनाएंगे, स्केच के बाद उसको पिगमेंट से भरेंगे। तो हमारे पास बाघ केव्स जो मध्य प्रदेश में है उसमें आर्कियोलॉजिस्टों का मानना है यह 30,000 साल से ज़्यादा पुराना है। और वहाँ पे हैं क्या क्या, तो वहाँ पे हैं हमारे पास स्केच एंड फिगर्स। बाघ में हमारे पास स्केच हैं, फिगर्स हैं, और हल्की जब स्केच है तो वो किसी न किसी कलर से तो किया गया। कालांतर में वो कलर उतना प्रोमिनेंट नहीं है लेकिन स्केच दिख रहा है। तो ये 30,000 साल पुराना है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो प्रूफ मिलता है वो है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है। वह एक नगरीय सभ्यता थी जिसमें तुम्हें बेक्ड ब्रिक्स, जो तुम आज के ब्रिक्स देख रहे हो उससे उनका ब्रिक थोड़ा अलग है लेकिन वो है बेक्ड ब्रिक्स, जिससे उनके नगर बने हुए हैं। जगह जगह उसमें नाली है, जगह जगह उसमें महल हैं। जो शो हो रहा है उस पे अच्छे लेप लगे हुए हैं क्ले का। अब
ये तो बेक्ड ब्रिक्स मिल गया, इसका मतलब कि उनके पास ऐसी भट्ठी थी कि जिससे वो ब्रिक्स बना सकते थे। ये पहला प्रमाण हुआ। फिर उसमें हमें मिलता है क्या, टेराकोटा। टेराकोटा बेक्ड भी होता है और वो कच्ची मिट्टी का भी होता है। ये टेराकोटा पक्की मिट्टी वाला हुआ। तो ये जो टेराकोटा है वो भी ढेर सारे फिगर्स हैं जो हमें वहाँ पे मिलते हैं। फिर वहाँ पे हमें मेटल ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। डांसिंग गर्ल का नाम तुमने सुना होगा, बुल का नाम तुमने सुना होगा। ये हमारे कहाँ के हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऑब्जेक्ट्स हैं। डांसिंग गर्ल तो दो ही है दुनिया में, एक नेशनल म्यूजियम के पास जनपद के पास और एक पाकिस्तान में है शायद। तो और ये कितना पुराना हुआ। अब जब तुम किसी चीज़ को शेप देते हो, जब उन्होंने मेटल कास्ट किया होगा तो पहले मेटल बनाया कैसे, उसके लिए उनके पास फर्नेस होगी। फिर जो कास्टिंग की उस ऑब्जेक्ट की, उसमें उन्होंने क्या किया होगा, फर्नेस प्लस मेल्टिंग प्रोसेस प्लस वैक्स डालने के तरीके कि पहले उसमें वैक्स भर दिया, फिर गरम मेटल जो शेप बनाया था उसमें ऊपर से डालते गए। मेटल गर्म था इसीलिए वो वैक्स पिघल पिघल के निकलता गया और उस शेप में मेटल आता गया और मेटल का ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास इतनी व्यवस्थाएं थी, इसका मतलब उनका मेटलर्जिकल प्रोसेस अच्छा था, तभी तो ये सब संभव हुआ, नहीं तो नहीं हो सकता था। फर्दर उसमें हमें बीड्स मिलते हैं, ग्लास बीड्स, जो ऑर्नामेंट्स के लिए यूज़ किए जाते थे। अब आज भी क्या होता है, तुम मोती का माला पहन लेते हो, तुम जेम स्टोन का माला पहन लेते हो, नौलखा हार, हीरे की माला, मोतियों की माला, मूंगे की माला, ये सारे क्या हैं, ये सारे जेम्स स्टोन्स हैं। लेकिन उनके जो माला हैं वो ग्लास बीड्स के हैं। अब ग्लास बीड्स के हैं तो और गोल हैं, ऐसा नहीं कि वो चौकोर हैं कि किसी खदान से काट लिया उसको। ग्लास बीड अच्छा कलर्ड है, इसका मतलब उसमें कलर भी मिक्स किया हुआ है। अगर वो केवल किसी पहाड़ी से, जो सिलिका की पहाड़ी थी जिसको हम स्फटिक बोलते हैं, अगर वो स्फटिक के पहाड़ को काट के बनाते तो केवल उजले होते, नहीं वो तो कई कलर्ड में हैं, गोल हैं, इसका मतलब घिसाई भी हुई उसकी, उसको कलर भी दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास एक उन्नत टेक्नोलॉजी थी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी। तो ये हम इंडियंस का पहला कंट्रीब्यूशन था। और ये बात समझ लो कि ज्ञान कभी मरता नहीं है, वो किसी न किसी तरह पास ऑन होके दूसरे जगह ट्रांसमिट हो जाता है, चला जाता है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार में एटम बम जापान भी बना रहा था, अमेरिका का बन चुका था। अब अमेरिका ने पहले उसको डाल दिया, थ्योरी उसके पास भी आ गई थी जापान के पास, पर अमेरिका ने एटम बम बना के डाल दिया। जब केवल अमेरिका के पास ही एटम बम था तो फिर इतने सारे देश, उनके पास कैसे चला गया एटम बम। इसको मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें कि जब कहीं पे कोई ज्ञान होता है तो ट्रांसमिट होके दूसरी जगह तक पहुँचता है, टाइम लैग उसका कुछ भी हो सकता है। तो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता के ज्ञान हैं वो चहुं दिशा में फैली होगी। नो डाउट उस सभ्यता का नाश हो गया, चाहे वो जिस किसी कारण से हुआ, लेकिन वो नाश हो गया तो हमारे पास भी आया और दूसरों के पास भी गया। लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि ये आर्कियोलॉजिकल साइट हमारे पास है, हमारा है। इसका मतलब हमारे पास आज से 7000 साल पूर्व अच्छी मेटलर्जिकल इंडस्ट्री थी, अच्छी केमिकल टेक्नोलॉजी थी। ये इस बात को प्रूफ करता है
तो ये हमारा इसमें कंट्रीब्यूशन है। दूसरा उसके बाद का जो पीरियड है उसमें आता है वैदिक पीरियड। ये लगभग 1500 से 2000 बीसी के आसपास माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 4000 से 5000 साल पहले की बात है। इसको चैल्कोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। तो चैल्कोलिथिक, चैल्को मीन्स कॉपर, कॉपर पीरियड। तो इस पीरियड में आकर के हमें ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं एक जगह इकट्ठे। इसको हम कॉपर होर्ड्स बोलते हैं। इसमें कुछ आकार जो तुम्हारे एंटेना सोड है उसका होता है, जो तुम बर्छी देखते हो रामायण में, एक बर्छी चलती है, कुछ उस टाइप के हैं। कुछ सीधे जो तुम्हारा कुल्हाड़ी होता है उस एक्स के आकार का है। लेकिन ये होर्ड्स में मिलते हैं। होर्ड्स मतलब बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसका मतलब जो राजस्थान के अतरंगी खेड़ा में है या गुजरात में कई जगह इसके साइट्स मिले हैं जहाँ पे कॉपर होर्ड्स ढेर सारे मिले हैं। इसको हम कॉपर होर्ड्स मिलते हैं। अब तुम कहोगे इससे हमारा क्या मतलब? अरे हमारा मतलब है, क्योंकि ये जो कॉपर के ऑब्जेक्ट्स हैं ये प्योर कॉपर हैं। हम लोगों ने इसको टेस्ट किया है। ये 99.99% तक जाता है, इसीलिए इसको हम प्योर कॉपर बोलते हैं। इसका मतलब कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री इतनी उन्नत थी कि हम प्योर कॉपर बनाते थे आज से 4000-5000 साल पहले। अब उन्होंने सिंधु घाटी वालों से सीखा धीरे धीरे, मतलब वहाँ से वो ज्ञान आया, या अपने आप से तो अभ्युदय होता नहीं है। इसका मतलब कि कोई न कोई पीढ़ी, कोई न कोई भाषा में ये बातें लिखी थी, वो इंडस्ट्री हमारे पास रह गई। तो ये थी कॉपर होर्ड्स की बात। अब आगे आ जाओ। तो ये हो गया चैल्कोलिथिक पीरियड। अब यहाँ पे ये काम हम क्यों कर रहे थे? तो जो हिंदू शास्त्र है उसमें दो बातें बड़ी महत्व की हैं। एक है पारस मणि, पारस जेम स्टोन। ऐसा कहा जाता है कि पारस मणि यदि लोहे को छू दे तो सोना बन जाता है, तांबे को छू दे तो सोना बन जाता है। सोना बहुमूल्य है, ये आज से नहीं है, जब से मानव सभ्यता शुरू हुई तब से है। तो ये एक बड़ा चैलेंज था कि कोई ऐसी चीज़ ढूंढी जाए जिससे ये जो कम मूल्य के मेटल्स हैं जैसे आयरन, गोल्ड और आयरन, कॉपर, इसको गोल्ड में परिवर्तित किया जाए। ये इसलिए वो पारस। और दूसरा था कि कोई ऐसा, तुम अमृत की बात सुनते हो कि देवता और असुरों में लड़ाई हुई, देवता ने अमृत पी लिया, असुरों को नहीं दिया। तो ये जो अमृत पी लेता है वो अमर हो जाता है, वो मरता नहीं है। तो वो इमोर्टेलिटी कैसे मिलेगा? वो एलिक्सिर पाना चाहते थे, अमृत पाना चाहते थे। दूसरा, जो हमारे पूर्वज थे, हमारे धर्म ग्रंथों के मुताबिक ये दो चीज़ वो पाना चाहते थे। तुम रामायण में सुनते हो कि सोने की लंका थी। इसका मतलब रावण या तो सोना बहुत इकट्ठा कर लिया, या वो सोना बनाने की विधि जानता था, जिससे वो अपने नगर में सोने ही सोने कर दिए थे। तो ये कहने का मतलब ये है कि मनुष्य की दो धारणा रही हमारे पूर्वजों की, कि एक तो हमें ऐसा मणि मिले जो लोहे, कॉपर इनको सोने में बदल दे, और दूसरा हमें ऐसा पेय मिले, लिक्विड मिले जो हमें अमरत्व प्रदान कर दे। क्योंकि जब आदमी के पास बहुत ज़्यादा धन संपदा हो जाता है तो चाहता है कि मैं इसका भोग करूं, मैं मरूं नहीं। इसीलिए आज भी ये कोशिश जारी है कि हम ना मरें। तब भी ये कोशिश की जा रही थी, और इसी बीच में ढेर सारी संस्कृतियां बनी, ढेर सारे विचार आए, ढेर सारे दर्शन आए। ना तो अब तक अमृत मिला, ना ही कोई ऐसा स्टोन मिला, लेकिन हमारा जो रिसर्च है, जो हमारा खोज है वो जारी है।
इसको आज मैं यहाँ रोकता हूँ। अगले लेक्चर में मैं तुम्हें अल्केमी के बारे में बताऊँगा, अगली केमिस्ट्री के बारे में बताऊँगा, जिसे इंडिया में अल्केमी के नाम से जाना जाता है। उसमें हम बृहद संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि ग्रंथों की चर्चा करेंगे जो बाद की हैं, और उसमें ढेर सारे आयुर्वेद और जो हमारे जीवन में उपयोगी सामग्री होते हैं उसका निर्माण होता है, और हम अच्छा जीवन आज जैसे जीते हैं वैसे ही उस समय के लोग अच्छा जीवन जीते थे। उसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी मैं यहीं इस लेसन को फिनिश करता हूँ, लेकिन तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि तुम हमारे लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसको करना मत भूलो, और हमारे साथ सीधे जुड़ो ऑनलाइन क्लासेज में। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें 95 एंड अबव मार्क्स केमिस्ट्री में अवश्य दिलवाऊँगा। थैंक्स।